नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 4 नवंबर 2023 और इनके करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए हो, सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आने वाले जितने भी वन डे एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, आप जरूर सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, एजुकेशन इज आवर पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू द पीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। ठीक है, तो ये जो है एजुकेशन एक ऐसा पासपोर्ट है हमारा फ्यूचर के लिए, जो जो ऐसे व्यक्ति लोग जो आज ही प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, तो प्रिपेयर कीजिए और आने वाला जो फ्यूचर है वो आपका ब्राइट होगा। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किए हैं? तो ये जो किए हैं ऑप्शन नंबर, पहले तो सुन लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है, भारत मंडपम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, नई दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड फूड 2023 का उद्घाटन 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इसका आयोजन 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच प्रगति मैदान में किया जा रहा है। ठीक है, इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन में भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। इस आयोजन में 23 राज्यों और कई देशों के 1200 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। साथ ही साथ 6 देशों के मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और इससे पहले इसका जो आयोजन है ये 2017 में किया गया था। वर्ल्ड फूड इंडिया इस संस्करण में नीदरलैंड को भागीदार देश बनाया है और जापान और वियतनाम जो है ये फोकस कंट्री है, ये याद कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें भागीदार देश कौन सा था, पार्टनर कंट्री कौन सा था और फोकस कंट्री कौन सा था। तो पार्टनर कंट्री में नीदरलैंड है और फोकस कंट्री में जापान और वियतनाम है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, B2B, B2G और G2G बैठकों और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस आयोजन का हिस्सा होंगे। ठीक है, यह कार्यक्रम बाजरा पेय पदार्थ 50,000 टेट्रा पैक कंटेनरों की एक विशाल स्थापना के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 भी मनाया जाएगा। आपको मालूम होगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो ये है बाजरा है वो 2023 को मनाया जा रहा है, इसे माना गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू द फूड बास्केट, ये इस बार का हम लोग का ये मोटिव है कि भारत को दुनिया के सामने एक फूड बास्केट की तरह पेश किया जाए। यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, ये यहाँ पे है ग्लोबल मेगा फूड इवेंट और इसमें 3 वर्ड को ध्यान में रखा जाएगा, शोकेस, कनेक्ट और कोलाबरेट। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, अब प्रगति मैदान जो कि जहाँ पे हम लोग का भारत मंडपम बना है वहीं पे इस चीज़ को रखा गया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में 2023 के लिए जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा, यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन सा राज्य का सबसे जो रैंकिंग है वो गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र। यहाँ पे देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने 2023 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। ठीक है, यानी कि FSSAI के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, इंडेक्स। सूचकांक के मुताबिक 2019 की तुलना में 2023 में 20 में से 19 बड़े राज्यों के स्कोर में गिरावट दर्ज की गई है और बड़े राज्य में सबसे जो पहला नंबर है वो है महाराष्ट्र, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे गुजरात और चौथे पे आंध्र प्रदेश। 2019 से अपने 2023 अंकों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा गिरावट जो है ये महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा।
2019 में 74 की तुलना में 2023 में इसका स्कोर घटकर 45 हो गया था। बिहार का स्कोर 2019 में 46 की तुलना में 2023 में 20.5 हो गया है। गुजरात में ये हो गया 73 से घटकर 48.5 स्कोर हो गया है। सबसे बड़े राज्यों का औसत स्कोर 2019 में 52 था, अब 2020 में 56 हो गया है। 2021 और 2022 में औसत स्कोर 51 हो गया था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्कोर 2019 राज्य को दिया जा रहा है। यह कुल 100 अंकों में से दिया जाता है और जिनकी गणना अलग अलग वेटेज के साथ साथ मापदंडों के आधार पर की जाती है। अब ये मापदंड कौन कौन सा है, इसे ध्यान से सुनिए। जैसे पहला मापदंड है मानव संसाधन, दूसरा संस्थागत डेटा, तीसरा अनुपालन, चौथा खाद्य प्रशिक्षण अब संरचना, और उसके बाद प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तिकरण। ये इतने सारे मापदंड हैं और ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक के 5 ऐसे पैरामीटर्स है जिस पे ये रेटिंग्स दिया जाता है, ये नंबर्स दिया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गिरावट जो है वो किस पैमाने में की गई है, तो फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है। ठीक है, इस पैरामीटर के लिए सभी बड़े राज्यों का औसत स्कोर 2019 में 20 में से 13 अंक से घटकर 2023 में 17 में से 7 अंक हो गया है। यानी कि फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही घटिया इस बार का हो गया है, इसलिए ये गिरावट दर्ज की गई है। सूचकांक में अनुपालन पैरामीटर का भार जो है वो अधिक है, यानी कि मतलब जो होता है ना कि हाँ ठीक है इस नियम का अनुपालन करेंगे, उस चीज़ में ठीक है। लेकिन 2023 में उपभोक्ता सशक्तिकरण पैरामीटर दूसरा सबसे बड़ा वेटेज है, इसमें 19% मार्क्स मिला है। सबसे बड़े राज्यों के लिए 2023 का औसत अनुपालन स्कोर जो है वो 28 है। ठीक है, 28 में से 11 है। ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फूड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को की गई थी और फाउंडर कौन था, अनुबानी रामाडोज, इसे याद कर लीजिएगा। वहीं पे मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है और रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। इसका गठन, महाराष्ट्र का गठन जो है 1 मई 1960 को किया गया था और 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इसमें कुल 36 जिले हैं। देखिए यहाँ पे स्टेट विथ स्लिपेस्ट इंडेक्स फॉल में सबसे नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे है बिहार, नंबर 3 पे गुजरात, नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश और नंबर 5 पे छत्तीसगढ़ है, जो कि सबसे ज़्यादा अंक गिरे हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में आरबीआई ने मनोरंजन मिश्रा को कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, मनोरंजन मिश्रा। यह कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 विभाग को और भी देखेंगे, अतिरिक्त है। जैसे ये 3 विभाग को देखेंगे, जैसे प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और ब्रह्मा निवेश एवं संचालन विभाग। इनकी नियुक्ति 1 नवंबर से हो गई है। ठीक है, यह विनियम विभाग में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। और यह अगर अन्य हम यहाँ पे नियुक्ति की बात करें तो दीपेश नंदा को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल परिवर्तन पहल का भी नेतृत्व करेंगे, ये याद रखिएगा। दीपेश नंदा को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में किया गया था। संस्थापक ब्रिटिश राज्य और अभी इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। और 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है, ये याद कर लीजिएगा। 25वें नंबर के अभी गवर्नर हैं। ठीक है ना, और इनको गवर्नर ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया है, ये भी याद कर लीजिएगा आरबीआई के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फोटो लगाया गया है आरबीआई का, ये आरबीआई का अभी एक नया हम लोग क्वेश्चंस में भी पढ़ेंगे। ये श्रीलंका के ट्रिंकोमाली में अभी आरबीआई के द्वारा एक ब्रांच खोला गया है, उसका ये फोटो है। अब अन्य रिसेंट हम लोग अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिटेशन पैनल में फॉर्मर सीजीआई एनवी रमन्ना जी को अपॉइंट किया गया है। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड जयप्रकाश सिन्हा, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर एम एस धोनी, और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट वो भी एम एस धोनी, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी MS धोनी। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये मनीष देसाई। प्रेसिडेंट ऑफ FTII पुणे, ये R माधवन जी को नॉमिनेट किया गया है। प्रिंसिपल DG ऑफ आकाशवाणी, ये डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है। नेस्कॉम के चेयरमैन कौन बने हैं, तो राजनीश नंबियार बने हैं, जो कि कॉग्निजेंट इंडिया के MD हैं। ठीक है, सेंट्रल रेलवेज प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर्स को ये कौन है, तो श्याम सुंदर गुप्ता जी हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डायरेक्टर जनरल कौन है, सुबोध कुमार सिंह। और डायरेक्टर DG ऑफ BSF कौन है, नितिन अग्रवाल। MD ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अजय यादव। और MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक, अश्वनी कुमार। ये कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट है जो कि 2023 में किए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनने का प्रबल संभावना है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये जो है 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, ये अभी दिया गया है नंदिनी दास जी को। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर है, नंदिनी दास। ठीक है, ये भारत की ही जन्मी है, ये लेखिका है नंदिनी दास। और इनकी जो पुस्तक है वो कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। ठीक है, इनका पुस्तक का नाम है। विजेता पुस्तक उनकी पहली पुस्तक है। आलोचना में आलोचकों ने इसे मुगल दरबारों को इंग्लैंड के पहले राजनीतिक मिशन के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल्य कहानी के रूप में वर्णित किया है। नंदिनी दास ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर है अभी। पुस्तक में दास ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सर थॉमस रो के आगमन की कहानी के माध्यम से साम्राज्य की उत्पत्ति पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। सर थॉमस रो के बारे में बात करें तो ये भारत के पहले अंग्रेज राजदूत थे, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस पुरस्कार के बारे में अगर बात करें, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, तो इस पुरस्कार की स्थापना जो है ये 2013 में हुई थी। यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गैर गल्प पुरस्कार है। इसमें 25,000 पाउंड स्टर्लिन प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, इसे पूर्व में नायफ अल रोयन पुरस्कार, नायफ अल रोडेन पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार ब्रिटिश अकादमी द्वारा वैश्विक सांस्कृतिक समझ में उत्कृष्टता द्वितापूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दिया जाता है। ये है नंदिनी दास, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 का विनर। और ऐसे ऐसे प्राइज ही पूछे जाते हैं, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 1 नवंबर 2023 को रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स का Q3 2023 में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स Q3 2023 रिलीज हुआ है, और किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो ये रिलीज किया गया है एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है जिसका नाम है नाइट फ्रैंक इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा। तो इसमें बताया गया है कि मैनीला जो है ये नंबर फर्स्ट पे रहा है, टॉप किया है। ठीक है ना, और नंबर 2 पे ये दुबई है, नंबर 3 पे सिंगापुर है, और भारत का जो महाराष्ट्र है वो नंबर 4 पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। रिटेल एस्टेट सलाहकार यानी कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में मनीला टॉप पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, आप लोग जानते हैं। लग्जरी घरों की कीमत में बढ़ोतरी के मामले में मुंबई को वैश्विक स्तर पर 46 शहरों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2022 की तीसरी तिमाही में, ये थर्ड क्वार्टर का ही है। ठीक है, मुंबई 22वें स्थान पर था, इसलिए इसकी रैंक में 18 स्थानों का सुधार हुआ है। मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली में जुलाई सितंबर की अवधि में प्रमुख आवासीय या लग्जरी घरों की औसत वार्षिक कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब यहाँ पे कितना लग्जरी घर कौन सा शहर में पाया जाता है, ये इसके बारे में ये रैंकिंग बताया जाता है। बेंगलुरु की रैंक 2022 की तीसरी तिमाही में 27वीं रैंक से सुधर कर 2023 की तीसरी तिमाही में 17वीं रैंक हो गई है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में 2023 के जुलाई सितंबर में 10वें स्थान पर आ गया, जो एक साल पहले की अवधि में 36वें स्थान पर था। कीमतों में 21.2% वार्षिक वृद्धि के साथ मनीला जो है ये पहले स्थान पर है। यानी कि यहाँ पे जो घरों का कीमत है, लग्जरी घरों का, मनीला फिलीपींस में वो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। और कितना हुई है? तो 21.2%, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। दुबई में 15.9% का वार्षिक वृद्धि के साथ दुबई दूसरे स्थान पर है, ठीक है। 8 तिमाहियों में पहली बार इस शीर्ष स्थान से यह हटाया गया है। शंघाई में 10.4% की वार्षिक वृद्धि के साथ ये तीसरे स्थान पर है। और सैन फ्रांसिस्को 46वें स्थान पर है, ये याद कर लीजिएगा। फिलीपींस की बात करें तो इसका राजधानी मनीला है और राष्ट्रपति है बोंग बोंग मार्गोस। रुझान में ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मनीला, दुबई, शंघाई, मुंबई। और मुंबई के बाद यहाँ देखिए 10वें पोजीशन पर न्यू दिल्ली, 17वें नंबर पर बेंगलुरु है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं फ्रेंड्स। 1 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक बनने का चुनाव किसने जीता? निदेशक बनने का जो चुनाव है ये कौन जीता है? तो ये जीती है साइमा वाजेद। ये साइमा वाजेद कौन है? तो ये बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनकी बेटी है ना, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना, इनकी जो है साइमा वाजेद, ये प्रधानमंत्री की बेटी है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। शेख हसीना की बेटी है। 1 नवंबर 2023 को बांग्लादेशी साइमा वाजेद ने नई दिल्ली में WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक बनने के लिए जो चुनाव लड़ी है। उन्होंने नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य को कड़ी टक्कर दी और वो 6 वोटों से हार गए हैं। यानी कि किनको हराकर ये बनी है? तो शंभू प्रसाद आचार्य को। अगले साल से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में इनका 8 वोट मिले थे और ये इन्होंने जीत गए, ठीक है। WHO के क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र में एक बैठक के दौरान सदस्य राज्यों ने साझा साइमा जावेद को नामित करने के लिए मतदान किए थे, ठीक है। साइमा ने ऑटिज्म्स पर बड़े पैमाने पर काम किया है। ये ऑटिज्म्स जो है ये एक प्रकार का मस्तिष्क का बीमारी है, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब यहीं पे बांग्लादेश की बात करें। अच्छा, यहाँ पे देखिए भारत की पूनम खेत्रपाल सिंह वर्तमान में ये इसके निदेशक हैं। अब ये हो जाएंगे, ठीक है। वह 1 फरवरी 2024 से वाजेद को कार्यभार जो है वो सौंप देंगे, यानी कि 1 फरवरी तक वो रहेंगे, 1 फरवरी से ये बन जाएंगे, ठीक है ना। भारत उन देशों में शामिल था जिसने चुनाव से काफ़ी पहले ही बांग्लादेशी उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की पुष्टि में कर दिया था कि हाँ हम इनको बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है, शेख हसीना। और ये राजधानी कौन है वहाँ का? तो ढाका है। और करेंसी टका है, ठीक है। अगर हम ट्रेन की बात करें तो बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है, ये सब बांग्लादेश के साथ चलता है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। और बोंगो सागर युद्ध अभ्यास, ठीक है, ये सब जो है किसके साथ होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है? तो ऐसा करने वाला भूटान जो है ये दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, भूटान, ठीक है। 14 साल की लंबी परियोजना के बाद भूटान अपनी पूरी आवारा कुत्तों को आबादी को पूरी तरह से स्टरलाइज करने और टीकाकरण करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। राष्ट्रीय कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण परियोजना के पूरा होने की घोषणा भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने की, ठीक है। इस परियोजना के तहत 1.5 लाख आवारा कुत्तों के सफलतापूर्वक नसबंदी की गई और टीकाकरण किया गया। इसमें 32,000 पालतू कुत्ते को माइको कोचिबिंग भी शामिल है, ठीक है। पूरे एशिया में लगभग 300 मिलियन आवारा कुत्ते हैं जो भूखमरी, परजीवी संक्रमण, अनुपरिचित बीमारियों, सड़क यातायात दुर्घटनाओं से चोटों और संक्रमण कैंसर का सामना कर रहे हैं। विश्व स्तर पर रेबीज से एक वर्ष में
59,000 लोग मारे जाते हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। ठीक है, मनुष्य में रेबीज के अधिकांश मामले जो है वो कुत्ते के काटने से होता है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किया है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको मालूम होगा कि चीन के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया जाता है, और ये कौन क्यों करता है ये चीन? इससे क्या होगा कि भारत को चारों तरफ से घेरने का ये जो नीति बनाया है, ठीक है, तो इससे भारत को मतलब एक होता है कि पल्स ऑफ नेकलेस बनाया है। ठीक है, चारों तरफ से भारत का घेरने का ये एक प्रकार का ये है। और ये जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये पुराने जो सिल्क रोड है उसको बाईपास करने के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है, ये एक परियोजना है चीन के द्वारा। तभी हाल ही में फिलीपींस के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि हम चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल रहे हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, फिलीपींस। अभी हम लोग फिलीपींस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिलीपींस परिवहन विभाग ने पश्चिम और जापान के प्रतिस्पर्धा के पक्ष में BRI के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है। फिलीपींस सीनेट ने फिलीपींस में चीन की लगभग सभी महत्वपूर्ण निवेश परियोजनाओं फिलहाल संदेह के घेरे में है। इसका परिणाम फिलीपींस और चीन के बीच संबंधों में एक नया निम्न बिंदु रहा है। यह क्या है, रोड्रिगो ट्रूडो के बीजिंग समर्थन राष्ट्रपतित्व के दौरान 6 साल के सौहार्दपूर्ण संबंधों के बिल्कुल विपरीत रहा है। ठीक है, बोंगबोंग मार्कोस ने फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ये बोंगबोंग मार्कोस अभी हम लोग देखे। ठीक है, और इनके तहत ये बोला गया है कि हम इससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए इस परियोजना में लुजोन में 2 और मिंडाओ में एक अन्य रेलवे परियोजनाएं भी शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रूडो ने के तहत फिलीपींस में चीन के राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रतिज्ञा जाल यानी कि कूटनीति के रूप में वर्णित किया है। इससे ये मालूम चलता है कि चीन जो है ये पहले तो आपको कर्ज भी देगा और कर्ज जाल में ये फंसाता है, इसलिए सभी देश अब धीरे धीरे इसका चाल को समझ रहे हैं और इससे दूरी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आइए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये चीन के द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसमें पुराने सिल्क रोड के आधार पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को सड़क और रेल मार्गों से जोड़ा जाना है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का शुरुआत कब से किया है चाइना? 7 सितंबर 2013 से। ये याद कर लीजिएगा, पुराने सिल्क रोड को हटाकर एशिया यूरोप को जोड़ने का यह परियोजना है चाइना के द्वारा, ये याद कर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में अंडर 10 श्रेणी में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है विहान ताल्य विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अंडर 10 श्रेणी में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये जो विहान है ये 10 साल का लड़का है और बेंगलुरु में रहता है। ठीक है, ये इन्होंने जीता है। विहान की तस्वीर में बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ साथ एक मकड़ी के दिलचस्प स्थिति में कैद किया है, और इस तस्वीर को 95 देशों की 50,000 प्रतिष्ठियों में से चुना गया है। विहान की तस्वीर प्रतिष्ठित WPY 59 संग्रह का हिस्सा बनाई जाएगी और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में आगामी वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जाएगी। यह प्रदर्शनी 4 महाद्वीपों में से 25 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हर साल इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है और इसे फोटोग्राफी का ऑस्कर भी कहा जाता है। ये याद कर लीजिएगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ना। यह दुनिया की सबसे असाधारण वन्यजीव फोटोग्राफी की प्रदर्शित करने का एक वैश्विक मंच है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैरिन एग्नर ने वर्ष 2022 में वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीता था। तो यानी कि 2022 का कौन था? ये कैरिन एग्नर। और 2023 में ये कौन है? तो विहान वाल्य विकास, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाला बच्चा है? ये है
बेंगलुरु का। तो बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया हैं। गवर्नर जो है ये थावरचंद गहलोत है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 37% हो गई है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, महिला सशक्तिकरण का पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा करने वाला देश जो है ये भारत है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत ने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि इसके जो वर्क स्पेस है, वुमेन एट वर्क स्पेस, इसमें वुमेन्स का जो भागीदारी है वो 37% बढ़ गया है, ठीक है। क्योंकि अभी हर जगह पे आप देखेंगे कि महिला सबसे आगे है ना। 28 अक्टूबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2022-23 में देश में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 37% हो गई है। रोजगार मेले के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017-18 में यह आंकड़ा मात्र 23% था और अभी कितना परसेंट हो गया है? 37%। उन्होंने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी, समाज में संतुलित विकास हुआ है और महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनत कर रही है। केंद्र नीति निर्माण और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। देश में बेरोजगारी जो दर है वो 2017-18 में 6% से घटकर 2022-23 में 3.7% हो गई है, ये ऐसा इसमें बताया गया है। कार्यक्रम में मंत्री ने 172 लोगों को रेलवे और इंडिया पोस्ट जैसे विभिन्न केंद्रीय संगठनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इसके अलावा केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने कटक में रोजगार मेले में 114 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री बात करें तो उसका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? विश्वेश्वर टुडू। और ऐसे कौन है? तो अर्जुन मुंडा है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें, हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।